गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, यानी हमारा सिविक्स ख़त्म हो गया है। आज इकोनॉमिक्स भी हम शुरू कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर होगा इस ईयर का हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग, और वो चैप्टर है चैप्टर 4 है अर्थशास्त्र का वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण यानी कि विश्व के जो कंपनीज हैं या विश्व की जो दूसरे देश है, हमारे देश में जब वो पैसा लगाते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, तो वो कहलाता है वैश्वीकरण। और हम भी दूसरे देशों में जाकर कुछ बिजनेस करते हैं या कुछ पैसा लगाते हैं, तो वो कहलाता है वैश्वीकरण। तो आज हम इसमें पढ़ रहे हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो ये इस वीक में हम कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए, फिर हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी रह जाएगा, फिर जल्द से जल्द वो भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि फरवरी के टीवी में आ गया कि फरवरी के बाद एग्ज़ाम्स हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो साथ साथ पढ़ते भी रहना। तो आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में, यानी जो हम लोग हैं उपभोक्ता ना, जो सामानों को खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं, आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प है, यानी बहुत से ऑप्शन है। आज आप मार्केट में चले जाएं अगर हम लोग, तो एक ही चीज़ के अगर हमें शर्ट लेनी है, शूज़ लेने हैं, तो इतने ऑप्शंस हमें मिलेंगे, इतनी कंपनीज हैं कि हम खुद हैरान हो जाएंगे किस कंपनी का ले। कई बार तो हमें घर से सोच के जाना पड़ता है कि हमें इसी कंपनी की चीज़ लेनी है। तो इतने उपभोक्ताओं के पास आज ऑप्शंस है, विकल्प हैं। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न के नए नए मॉडल हमारे लिए उपलब्ध हैं, मार्केट में सुलभ हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए नए मॉडल देखे जा सकते हैं। एक से एक गाड़ियाँ हैं आजकल, कितने नाम हम ले सकते हैं। और कई बार तो हम ड्रीम भी करते हैं ना, सपने भी देखते हैं कि काश ये गाड़ी मेरे पास हो, काश ये गाड़ी हमारे पास हो। तो बहुत सी गाड़ियों के मॉडल्स हम सड़कों पर देख सकते हैं। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट चलती थी। पहले तो दो ही गाड़ियाँ थी। आज से कोई ऐसे 30-35 साल पहले की अगर हम बात करें तो सिर्फ दो गाड़ियाँ थी, एम्बेसडर और फिएट। फिर धीरे से मारुति आई, और मारुति भी कैसे आई, जापानीज कोलैबोरेशन से, सुजुकी कंपनी के कोलैबोरेशन से मिलकर वो मारुति बनाएगी, तभी वो मारुति सुजुकी कहलाई। मारुति हमारे देश का नाम था, सुजुकी जापानीज कंपनी है। तो इस तरीके से आगे हम और भी देखेंगे कि कैसे विश्व के बहुत से कोलैबोरेशन से हमारे देश में काम हुआ और हम भी दूसरी जगह पर जाकर काम कर रहे हैं। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांड्स में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर टीवी और प्रसंस्कृत फलों के रस तक, यानी जूस भी आप लेने चले जाएं, कोल्ड ड्रिंक लेने चले जाएं, चॉकलेट लेने चले, यानी गाड़ी वाड़ी नहीं, हर चीज़ में आपको आज बहुत ऑप्शन देखने को मिलता है। हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है, यानी सब नया है। ये 2 दशक यानी 20 साल पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया, यानी 20 साल पहले इतने ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन अभी 2 दशक में इतने ज़बरदस्त ऑप्शंस आ गए, इतनी ज़्यादा कंपनीज आ गई हैं, इतने बाहर के देशों ने हमारे देशों में अपनी कंपनीज खोल ली हैं कि लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं, और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस तरीके से प्रभावित कर या इफेक्ट कर रहे हैं? इस अध्याय में इन्हीं बातों पर हम देखेंगे। तो अब ये है अंतर्देशीय उत्पादन, या देश के अंदर जो उत्पादन हो रहे, बाहर के नहीं बात कर रहे, देश के अंदर अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था, उससे बाहर नहीं था, सिर्फ देश के अंदर ही उत्पादन हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद थे। यानी पहले जो अगर हमारे देश से माल बाहर जा रहा था या किसी देश से माल अंदर आ रहा था देश के अंदर, तो चीज़ें नहीं थी, कच्चा माल हो सकता है, कुछ खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, या कई बार थोड़े से तैयार उत्पाद भी जाते थे। इतना ज़बरदस्त प्रोडक्शन नहीं था कि दूसरे देश यहाँ और हम बाहर जाएं।
भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल और खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता है, यानी यहाँ से कच्चा माल भेजा जाता था। हमने सीखा 8th क्लास से हम सीखते आ रहे हैं कि यहाँ से जैसे कच्चा माल कपास, सूती कपड़ा, मसाले, ये सब जाते थे और बाहर से तैयार माल हमारे देश में आता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। मतलब पहले आपस में देश जुड़ते ही बिजनेस के सिलसिले से थे, सिर्फ एक यही था कि वो व्यापार की वजह से आपस में एक दूसरे से रिश्ता रखते थे देश। यह बड़ी कंपनी जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी जिनको बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, यह बड़ी कंपनियों जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। यानी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वो होती है जो एक से ज़्यादा देशों में अपने माल को बेचती है। जैसे आज हम चाइना की भी बात कर सकते हैं, अमेरिका की बात कर सकते हैं, इंग्लैंड की बात कर सकते हैं। यानी इन देशों का सामान हमारे देश में नहीं, बहुत सारे देशों में जाता है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां कहलाती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां या मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल जाते हैं। यानी कि ये जो बड़े बड़े अमीर देश होते हैं, ये उन्हीं देशों में अपनी कंपनीज खोलते हैं जहां पर उन्हें सस्ती लेबर मिल जाए और सस्ता कच्चा माल मिल जाए या रिसोर्सेज मिल जाए, संसाधन मिल जाए। तो वहीं पर ये अब अमेरिका है, वो हमारे देश में अपनी कंपनी क्यों खोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर उन्हें सस्ता श्रम मिल जाता है, लेबर क्लास सस्ती मिल जाती है, संसाधन सस्ते मिल जाते हैं और हमें भी फ़ायदा हो जाता है कि हमारे लोगों को रोज़गार मिल जाता है। तो इस तरीके से कंपनियाँ जो है ऐसे देश ढूंढती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी, जहाँ पर इन्हें सस्ता श्रम मिल जाए और संसाधन मिल जाए, रिसोर्सेज मिल जाए। तो ये वहाँ पर अपने कंपनीज को खोलती हैं और उत्पादन लागत में कमी करने और अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती, यानी कि पैसा कम लगे और लाभ ज़्यादा हो। अब अमेरिका का अगर हम उदाहरण लें, अमेरिका अगर कोई कंपनी अपने देश में खोलेगी तो वहाँ उसको लेबर बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर वही कंपनी वो हमारे देश में खोलेगी या किसी और गरीब देश में खोलेगी तो वहाँ पर उसको लेबर सस्ता मिलेगा और उसको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो ये कंपनीज ऐसे देश ढूंढती हैं जहाँ पर उनको लेबर सस्ती मिले, पैसा कम लगे और लाभ ज़्यादा हो। इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पादन नहीं बेच रही, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही हैं। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है बेटा, इसमें ये है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। इसमें यह दिया गया है कि औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिज़ाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे जो है चीन में बनते हैं और फिर इन्हें जहाज़ में लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। आजकल कॉल सेंटर के बारे में हम सभी जानते हैं ना, कॉल सेंटर्स हैं जगह जगह हमारे देश में खुले हुए हैं, गुड़गांव में है, नोएडा में है ना, खुले हुए लोग वहाँ पे काम करते हैं। ये कॉल सेंटर्स जो है ये अमेरिका ने खोले हुए हैं। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि कॉल सेंटर्स अमेरिका ने यहाँ क्यों खोले, अपने देश में क्यों नहीं खोल लिए? तो वही बात कि वहाँ उसको लेबर महंगा पड़ेगा, यहाँ लेबर सस्ता मिल रहा था। ये कॉल सेंटर्स का क्या काम है? जैसे अमेरिका में किसी को पिज्ज़ा मंगाना है या बर्गर मंगाना है या मैकडॉनल्ड्स का कुछ खाना है, तो वो फ़ोन करेगा, जैसे हम लोग फ़ोन करते हैं ना, जब हमें कुछ होम डिलीवरी करानी होती तो हम फ़ोन करते हैं। अमेरिका में किसी को चाहिए तो फ़ोन करेंगे, वो फ़ोन इंडिया में लगेगा आके, जो कॉल सेंटर खुले हैं इंडिया, यहाँ पर उनका ऑर्डर रिसीव करेगा। इंडिया में जो लोग बैठे हैं कॉल सेंटर में, वो फटाफट से अमेरिका में फ़ोन करेंगे, जिस भी कंपनी को उन्हें फ़ोन करना है, जिसका भी सामान उन्हें मंगाना है, वो ऑर्डर देंगे और वो उस लेकर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है ना, ये है कॉल सेंटर्स का काम। इसलिए तो कॉल सेंटर ज़्यादातर नाइट में ज़्यादा चलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ नाइट होती है तो वहाँ पर दिन होता है। ये कॉल सेंटर्स का काम है। तो ये कंपनीज हमारे देश में क्यों खोला इन्होंने, कॉल सेंटर्स क्यों खोले? क्योंकि इससे इनको फ़ायदा है,
पैसा कम लगता है और मुनाफा ज़्यादा होता है। लागत कम लगती है, सस्ता लेबर मिल जाता है, रिसोर्सेज मिल जाती हैं, इससे इनको फ़ायदा हो जाता है। अब इसमें हमने देखा कि जैसे पुर्जे कहीं बन रहे हैं, कहीं जुड़ रहे हैं, फिर दूसरे देशों में भेजे जा रहे हैं, इस तरीके से ये काम हो रहा है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती हैं। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। ये बेटा अभी तक हमने देखा, आज का इंट्रोडक्शन चैप्टर था ये हमारा। कल जब हम अगली क्लास हमारी होगी तो हम देखेंगे विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाता है। जितना पढ़ाया गया है वो पढ़ लेंगे ध्यान से, जो क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी वो कर लेंगे, और जितना चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है, ध्यान रखेंगे, घर पर रहेंगे।